बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कुछ और अन्य महत्वपूर्ण उद्योग जिनका आधुनिकीकरण किया गया। पूर्व में हमने सूती वस्त्र उद्योग के संक्षिप्त इतिहास और ऐसे उद्योगों के आधुनिकीकरण के पीछे के कारणों पर चर्चा की थी। आज हम देखेंगे सूती वस्त्र उद्योगों के अलावा ऐसे कौन से उद्योग हैं जिनका आधुनिकीकरण किया गया। इसमें सबसे पहला नाम आता है जूट उद्योग। बच्चों, जो हमने ऐसे समस्त कारण इसके पहले भाग में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार सूती वस्त्र उद्योगों के आधुनिकीकरण के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण थे, ऐसे समस्त बिंदु जो सूती वस्त्र उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए उत्तरदायी थे, पूरी तरीके से जूट उद्योग के लिए भी लागू होती हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं और यह जानने का प्रयास करें कि ऐसे कौन कौन से कारक तत्व हैं जिनके कारण जूट उद्योग पिछड़ता जा रहा था और इन बिंदुओं के कारण जूट उद्योगों में क्यों आधुनिकीकरण आवश्यक हुआ। सबसे पहला कारण है पुरानी एवं अप्रचलित मशीनों की स्थापना। जिस प्रकार सूती वस्त्र उद्योग में पुरानी मशीनों का प्रयोग किया जाता था, उसी प्रकार जूट उद्योग में भी पुरानी और अप्रचलित मशीनों का प्रयोग लगातार किया जाता रहा। चूंकि मशीनें पुरानी हैं और बार बार हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि पुरानी मशीनों के प्रयोग से हमें क्या क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं। पुरानी मशीनों के प्रयोग से एक तो उत्पादन कम होता है, पहली बात। दूसरा, उत्पादन की लागत अधिक आएगी। तीसरी बात, जो हम सामग्री उपयोग कर रहे हैं उसका अपव्यय भी अधिक होगा। और चौथी बात, जो वस्तुएं हम बनाने वाले हैं वो वस्तुएं गुणवत्ता युक्त नहीं होंगी। तो ये सारे कारक तत्व जिनके होने से जूट उद्योग जो लगातार पिछड़ता जा रहा था, ऐसे पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमें उन उद्योगों को आधुनिक बनाना बहुत आवश्यक हो गया था। जूट भारत के उत्पादित वस्तु में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। जब बात भारत से निर्यात करने वाली वस्तुओं की होती है तो जूट एक ऐसा उत्पाद है जो भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करने में सहायता प्रदान करता है। और अगर सरकार को ये लगे कि अगर हम जूट का अधिक उत्पादन करें तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हमें अधिक मात्रा में होगी, सरकार की यही सोच जूट मिल के प्रोत्साहन के रूप में आधुनिकीकरण करने के लिए विवश करता है। कहने का अर्थ निकला कि अगर हम जूट उद्योग को प्राचीन अवस्था से उच्च तकनीक वाले आधुनिक अवस्था में ले आना चाहें तो इससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। तो यह भी आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक बिंदु रहा है। जब विदेशी प्रतिस्पर्धा की बात होती है तो भारत से ही अलग वो एक देश का नाम आता है जिसका नाम है बांग्लादेश। पिछले 20 और 25 वर्षों में भारत की तुलना में बांग्लादेश ने अधिक विकास किया। इसका प्रमुख कारण है कच्चे माल के रूप में जूट का अधिक उत्पादन होना। और जब आपसी विदेशी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो ऐसे प्रतिस्पर्धा से भी किसी सरकार के आर्थिक स्रोत में वृद्धि होती है। तो जब सरकार को यह प्रतीत हुआ कि अगर हमें विदेशी प्रतिस्पर्धा के रूप में मजबूत होना है, अधिक निर्यात करके अधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करनी है और विदेशी प्रतिस्पर्धी से किस प्रकार अपने उत्पाद और उद्योगों को आगे बढ़ाना है, अगर हमने इस विषय में सोचना प्रारंभ किया तो स्वाभाविक है हमें जूट उद्योग के संबंध में आधुनिक होना आवश्यक हो जाएगा। आज के मॉडर्न एज में हमने एक नई चीज देखी है, वस्तुओं का विकल्प। वस्तुओं का विकल्प का तात्पर्य कि जूट के बदले कागज का उपयोग करना या प्लास्टिक का उपयोग करना। यह इसलिए संभव होता जा रहा है कि कहीं न कहीं जूट के बनाने में जो लागत आनी चाहिए वो पूर्व की तुलना में अधिक आ रही है। इसका परिणाम यह निकलता है कि एक ग्राहक
जूट के सामान को अधिक मूल्य में खरीदने के बदले उसी जूट के विकल्प के रूप में वह प्लास्टिक के सामानों को खरीदने की ओर अपनी सोच रखता है। अब सरकार के लिए अगर जूट को बढ़ावा देना है तो स्वाभाविक है कि सरकार ऐसे विकल्प चुने जिससे जूट की लागत पूर्व की तुलना में कम आए। ऐसा होने से भले ही बाजार में जूट का विकल्प उपलब्ध होगा, लेकिन चूंकि कीमतें सस्ती होंगी तो स्वाभाविक है कि ग्राहक वैकल्पिक वस्तुओं के प्रयोग की तुलना में जूट के प्रयोग में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेगा। तो वैकल्पिक वस्तुओं के प्रयोग पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए भी सरकार ने जूट उद्योगों के आधुनिकीकरण पर बल दिया। तो ये 4 प्रयास हैं जो हमें बताते हैं कि किस प्रकार अगर जूट उद्योग को प्रतिस्पर्धा में बना रहना है तो उसे आधुनिकीकरण की राह अपनानी होगी। अगला महत्वपूर्ण उद्योग है चीनी मिल उद्योग, शुगर इंडस्ट्रीज। बच्चों, मुख्यतः शुगर जो है वो गन्ने के उपयोग से बनता है और शक्कर हमारे खाद्य पदार्थों में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ के रूप में शामिल किया जाता है। भारत में अधिकांश चीनी मिलें जो प्रारंभिक तौर पर 1930 के दशक में प्रारंभ हुई और यह भारत में तभी स्थापित हो पाई जब सरकार ने ऐसे शक्कर कारखानों को स्थापित करने के लिए अपना प्रत्यक्ष संरक्षण दिया। सन 1932 में सबसे पहले भारत में चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। ऐसे चीनी मिलों के बहुत पुराने होने से या 60-70 वर्षों से भी अधिक अवधि में ऐसे मशीनों के कार्य करने से ठीक वही नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुए जो हमने इसके पहले सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग में देखा था। भारतीय चीनी मिल संघ जो भारत में चीनी मिलों के विकास में अपना एक अग्रणी भूमिका निभाता है, इन्होंने एक रिसर्च किया। उसमें यह पता चलता है कि अधिकांश चीनी मिलें या तो पुरानी है या उनमें आधारभूत ढांचे का अभाव है। तो इस रिपोर्ट को ध्यान में रखकर भारतीय चीनी मिल परिषद जो एक काउंसिल है जिसका मुख्य कार्य ही भारतीय चीनी मिल के विकास में अपना योगदान देना है, तो जब भारतीय चीनी मिल संघ ने भारतीय चीनी मिल परिषद को जब इस समस्याओं के संबंध में अवगत कराया तो भारतीय चीनी मिल परिषद को यह लगा कि अब हमें चीनी मिल उद्योगों का विकास आधुनिकीकरण के रूप में करना होगा। तो जो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन है उनके द्वारा ही वर्तमान में भारतीय मिलों के सुधार के लिए परंपरागत तकनीक के स्थान पर आधुनिक तकनीक या आधुनिकीकरण की राह अपनाई गई है। भारत सरकार ने भारतीय चीनी मिलों के ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं निगमन के लिए सन 1982 में एक चीनी मिल अधिनियम पारित किया। इसका उद्देश्य है कि किस प्रकार भारत में संचालित होने वाले सभी चीनी मिल उद्योगों पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया जाए। बच्चों, हमने इसके पहले भी चर्चा की थी कि अगर किसी उद्योग पर सरकार का नियंत्रण ना हो तो वह किस प्रकार प्रतिस्पर्धा में एक अनियमितता लाता है या वह किस प्रकार एकाधिकार की नीति अपनाता है। तो जब ऐसे एक अधिनियम जब लाया गया तो इन दोषों को हमने दूर करने के रूप में एक नया प्रयास प्रारंभ किया और यह प्रयास भी आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में भारत में चीनी मिलों की स्थिति बहुत ही अच्छी है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है और परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश एक शक्कर मिल हब के रूप में जाना जाता है। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि और भी ऐसे प्रदेश हैं जहां पर अब गन्ने की खेती की जाती है और साथ ही चीनी मिल को भी एक उद्योग के रूप में स्थापित करने का प्रयास
किया जाता है। वर्तमान में जैसे कि आपने देखा कि छत्तीसगढ़ जो मुख्यतः धान के उत्पादन के लिए जाना जाता है, यह प्रदेश भी अब शक्कर के उत्पादन में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो बच्चों, इन बिंदुओं से स्पष्ट हुआ कि किस प्रकार वित्तीय या परंपरागत तकनीक या पुरानी मशीन या उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमें आधुनिकीकरण को अपनाना आवश्यक होगा। लौह एवं इस्पात उद्योग पूरी तरीके से भारत में उपलब्ध जो खनिजों के संसाधन हैं उस पर निर्भर रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जब सरकार ने भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की, उस समय भारत जो है लौह एवं इस्पात संयंत्र में अपना एकाधिकार स्थापित करने में सफल रहा। आज भी बहुत से ऐसे देश हैं जो भारत के अंदर उत्पन्न कच्चे खनिज पदार्थों पर आश्रित हैं। जैसे आपने सुना होगा, छत्तीसगढ़ राज्य में एक स्थान है बैलाडीला, जहां पर लौह अयस्क का खनन किया जाता है। आज भी यह विशाखापट्टनम के मार्ग से जापान भेजा जाता है। इसका तात्पर्य निकला कि कच्चे पदार्थों के रूप में खनिज की प्राप्ति के लिए भारत अग्रणी है, किंतु वर्तमान में अभी भी बहुत से ऐसे छोटे कारण हैं जिन्हें दूर करने के लिए हम आधुनिकीकरण को अपनाएं। सोवियत रूस के सहयोग से सर्वप्रथम भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि तकनीक और पूंजी के रूप में विदेशों ने भी हमें प्रारंभ में सहायता प्रदान की थी। परंतु भारत अब लौह एवं इस्पात उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। तो बच्चों, हमने अब तक ये देखा कि जो भारत के बड़े उद्योग हैं, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी मिल उद्योग और लौह एवं इस्पात उद्योग, इन्हें आधुनिकीकरण क्यों किया गया। बच्चों, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बता देना चाहता हूं कि जो मूलभूत कारण हैं जिसके कारण कोई भी उद्योग आधुनिक क्यों हो, आप इन बिंदुओं को याद करें, बार बार उसको पढ़ें। जैसे कि मैंने कहा, परंपरागत विधियों का प्रयोग, प्राचीन उत्पादन विधियों का प्रयोग, पूंजी का अभाव, तकनीक का अभाव, ये ऐसे बिंदु हैं जो करीब करीब हर उद्योगों की कमी रही है और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए प्रत्येक उद्योगों का आधुनिकीकरण किया जाना जरूरी था। तो बच्चों, बाकी फिर हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।